RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। पिछली वीडियो में हमने आपको चाल और वेग के बारे में बताया था और ये हमारी लगातार इस गति चैप्टर की वीडियो आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। गति में हमने चाल जो कि एक अदिश राशि होती है और वेग जो एक सदिश राशि होती है, दोनों में अंतर और इनके मात्रक आदि के बारे में आपको जानकारी दे दी थी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि ये लगातार टॉपिक से रिलेटेड जो वीडियो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, यदि इसमें बीच में कोई टॉपिक आपका छूट जाएगा तो फिर अगले टॉपिक को समझने में आपको थोड़ी परेशानी आ सकती है। जैसे हमने चाल के बारे में बताया था तो एक उदाहरण हम इसको देकर देखें। ध्वनि की चाल, ध्वनि की जो चाल होती है वो निर्वात में या वायु में जिसको हम कह देते हैं वो 340 मीटर प्रति सेकंड होती है। यानी एक सेकंड में ध्वनि लगभग 340 मीटर के करीब चली जाती है। वैसे ध्वनि की सबसे ज्यादा चाल इस्पात में होती है। इसी प्रकार से अगर हम प्रकाश की चाल देखें माध्यम में, जो कि निर्वात लिया जाता है जनरली वायु के सापेक्ष में, तो इसमें इसकी चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, जो कि लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के बराबर आ जाती है। पिछली वीडियो में हमने आपसे एक क्वेश्चन किया था कि जब बारिश होती है तो आसमान में बिजली चमकती है, बादलों की गड़गड़ाहट होती है, लेकिन आकाश में बिजली चमकने के बहुत समय के पश्चात हमें उस गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देती है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका कारण आप सीधे रूप में स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। इसका कारण सीधा इनकी चाल होती है। भाई, जब आकाश में बिजली उत्पन्न होती है तो बिजली जो कि ऊर्जा अर्थात प्रकाश एक प्रकार का रूप होता है, तो प्रकाश की चाल इतनी अधिक होने के कारण वो हमें साथ के साथ दिखाई दे जाती है। लेकिन ध्वनि की चाल प्रकाश की तुलना में बहुत कम है, लगभग 340 मीटर प्रति सेकंड के करीब है। तो इतनी चाल के कारण, कम चाल होने के कारण बादलों की जो गड़गड़ाहट है उसकी ध्वनि कुछ समय के पश्चात हमें सुनाई देती है। तो यही कारण होता है जो हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि क्या कारण है कि आकाशीय गड़गड़ाहट, बिजली की गड़गड़ाहट के पश्चात उसकी ध्वनि कुछ देर पश्चात सुनाई देती है। अगर एक लाइन में आपको इसका उत्तर लिखना पड़ जाए तो यही लिखेंगे कि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल की तुलना में बहुत अधिक होती है, जिस कारण प्रकाश या बिजली की चमक साथ के साथ दिखाई दे जाती है, जबकि उसकी आवाज, ध्वनि कुछ समय पश्चात हमें सुनाई देती है। तो आइए अब हम इससे अगला टॉपिक आपका लेकर चलते हैं, जो कि होता है त्वरण, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन बाइक में जब आप लोग बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा साइड में जो हैंडल होता है उसको बोलते हैं एक्सीलेटर, दबा दिया। एक्सीलेटर जिस प्रकार से टीचर पढ़ाने वाले को कहा जाता है, ड्राइवर चलाने वाले को कहा जाता है, उसी प्रकार से एक्सीलेटर शब्द बना हुआ है एक्सीलरेशन से। एक्सीलरेशन यानी त्वरण से। तो त्वरण, जब भी हम एक्सीलेटर को दबाते हैं तो गाड़ी की स्पीड बढ़ती हुई चली जाती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक्सीलेटर का काम गाड़ी की गति को, चाल को, वेग को बढ़ा देना है और त्वरण भी उसी से संबंधित होता है। तो त्वरण की परिभाषा हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? गाड़ी के, वस्तु के वेग में, चाल में जो परिवर्तन होता है उसी को हम त्वरण कहते हैं। यहां पर हम जनरली वेग को लेकर चलेंगे चाल की तुलना में, क्योंकि चाल अदिश है, वेग सदिश होता है, उसमें दिशा भी होती है। तो जिस दिशा में वेग होता है, पहले गाड़ी चल रही होती है, उसी दिशा में चाल बढ़ती हुई जाएगी। यानी समान दिशा होने के कारण हम यहाँ पर वेग का प्रयोग करेंगे। तो वेग के अनुसार त्वरण क्या होता है? जब किसी वस्तु का वेग बढ़ रहा होता है तो उस वस्तु की गति को त्वरित गति कहते हैं, या वेग बढ़ाने को त्वरण कहते हैं। यानी सीधे रूप में कह सकते हैं कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है, या समय के सापेक्ष किसी वस्तु के वेग में जो परिवर्तन होता है उसे ही त्वरण कहा जाता है। और इसे ए से प्रदर्शित कर देते हैं, छोटे ए से।
अब वेग परिवर्तन मान के चलिए कोई वस्तु प्रारंभिक वेग है उसका u मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है और कुछ समय बाद उसका वेग हो जाता है v, तो वो अंतर हो जाएगा उन दोनों में वेग परिवर्तन निकालने के लिए। और समय को अगर हम t से प्रदर्शित करें तो a हमारा हो जाएगा v माइनस यू अपॉन t के रूप में। यहां पर ये त्वरण का सूत्र बन जाता है। अब वेग v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग अपॉन t। इस आधार पर हम एक बात देख सकते हैं कि त्वरण सदैव अंतिम वेग के अनुसार लिया जाता है। अंतिम में से ही प्रारंभिक घटाना है, हमें इस बात का विशेषता ध्यान रखना। भले ही v कम u ज्यादा हो, उस आधार पर इसे एक अलग राशि कह दिया जाएगा, अभी आगे बताएंगे उसके बारे में। तो त्वरण क्या है? किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। अब ऊपर वेग परिवर्तन आया, वेग है केवल, परिवर्तन को छोड़ दें तो ये केवल वेग रहेगा जिसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। अपोन में है समय, तो अपोन में आ गया सेकंड। सेकंड की सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करने पर इसका मात्रक आ जाता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कहीं कहीं आपको ये मीटर प्रति सेकंड की घात -2 के रूप में मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ही पढ़ा जाएगा इसको भी। तो इस आधार से हम त्वरण का सूत्र या अक्सर व्यंजक लिखा हुआ बोल देते हैं। अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि त्वरण का व्यंजक स्थापित कीजिए और उसका मात्रक भी लिखिए। तो त्वरण का व्यंजक होता है v माइनस यू अपॉन टी और मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब इस वेग परिवर्तन को हम दो प्रकार से ले सकते हैं। एक तो ले सकते हैं कि अगर किसी वस्तु का वेग लगातार बढ़ रहा हो, धीरे धीरे उसकी गति बढ़ रही हो, तो उस अवस्था में इसे त्वरण कहा जाता है, जिसकी परिभाषा हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु के वेग में 1 सेकंड में होने वाली वृद्धि ही त्वरण कहलाती है। लेकिन अगर वेग घट रहा हो तो फिर हम उसको मंदन कहते हैं, रिटार्डेशन कहा जाता है। जैसे त्वरण एक्सीलरेशन, मंदन को रिटार्डेशन कहा जाता है वेग घटने पर। जैसे गाड़ी धीरे धीरे धीमी हो रही है तो हम कह देते हैं कि वो मंदी हो रही है, धीमी हो रही है। तो यहाँ भौतिक विज्ञान में उस शब्द को धीमे होने को मंदन कहा जाता है। जब हम त्वरण को प्रदर्शित करते हैं तो इसे तो a से और मंदन को -a से प्रदर्शित करते हैं। तो जैसे ये चिन्ह आया, हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया है कि अदिश राशि प्लस माइनस नहीं होती, केवल उसका परिमाणात्मक मान होता है, जबकि सदिश राशि प्लस और माइनस हो सकती है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि त्वरण एक प्रकार की सदिश राशि होती है। त्वरण भी सदिश। जैसे जैसे ये चैप्टर आपका पूरा होता जा रहा है, आप इसमें से अपनी कॉपी पर एक टेबल अलग से बना लेना कि कौन सी राशि आपने सदिश पढ़ी, कौन सी आपने अदिश पढ़ी है। तो यहाँ त्वरण और मंदन की परिभाषा एक बार फिर से, अगर वेग में वृद्धि हो रही हो तो हम उसको बोलते हैं त्वरण। अगर 1 सेकंड में वस्तु का वेग जितनी मात्रा में घट रहा है उसको कहा जाता है मंदन। दोनों का प्रदर्शन केवल a से होता है। अगर त्वरण वेग बढ़ रहा है तो वो प्लस का होगा, अगर वेग घट रहा है तो वो माइनस का होगा। अब अगर हम टॉपिक लेकर चलें, एक समान त्वरण, एक समान त्वरण किसे कहते हैं? तो जब वस्तु का वेग लगातार बढ़ता हुआ जा रहा हो, हर 1 सेकंड में उसका वेग बढ़ता हुआ जाए, तो उसको हम एक समान त्वरण कहते हैं। और इस अवस्था में वस्तु त्वरित गति में होगी, उसका वेग लगातार बढ़ता हुआ जाएगा, परिवर्तित होता रहेगा। जैसे कि अगर किसी वस्तु का वेग पहले सेकंड में 1 है, अगले सेकंड में उसका वेग 2 है, फिर अगले सेकंड में 3 है, तो वेग लगातार परिवर्तित होता हुआ जा रहा हो, तो ऐसी गति को हम एक समान त्वरित गति कहते हैं और ऐसा त्वरण एक समान त्वरण कहलाता है। अब इसी आधार पर हम एक टॉपिक आपको यहाँ क्वेश्चन दे रहे हैं जिसका आंसर हम आपको अगली वीडियो में देंगे। एक समान त्वरण और एक समान चाल में अंतर बताइए। एक समान त्वरण की गति और एक समान चाल की गति किसे कहते हैं? इसका आंसर हम आपको वैसे अगली वीडियो में देंगे, लेकिन अब फिलहाल एक मुख्य पॉइंट और देखिए। जब भी हम किसी वस्तु को किसी ऊंचाई से गिराते हैं, जैसे ये चौक यहां से गिरा दी, तो इसका वेग भी हर समय बढ़ता हुआ चला जाता है। तो ऊपर से नीचे की गति भी त्वरित गति का एक सबसे बेहतरीन उदाहरण है।
तो ऊपर से नीचे गिरती हुई वस्तु की गति भी एक समान त्वरण का सबसे बेहतरीन उदाहरण होता है या त्वरित गति का उदाहरण होता है। अब अगर गुरुत्वीय त्वरण के बारे में पूछा जाए कि गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा को हम कुछ इस प्रकार से कह सकते हैं कि ऊपर से नीचे की ओर गिरती हुई वस्तु के वेग में एक सेकंड में जो वृद्धि होती है उसे ही गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। और इसे हम g से प्रदर्शित करते हैं, छोटे g से, जिसका मान नियत होता है जो 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये भी त्वरण है, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। बस ये गुरुत्वीय त्वरण है। गुरुत्व के कारण पृथ्वी के आकर्षण बल अर्थात गुरुत्व के कारण वस्तु के वेग में जो वृद्धि होती है उसे ही गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। और इसका मान 9.81 मीटर प्रति सेकंड या जनरली इसको 9.80 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ले लेते हैं। और कभी कभी गुणा भाग आदि से बचने के लिए हम इसको लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के रूप में भी ले लेते हैं, ताकि हमारी जो गणनाएं हैं, कैलकुलेशन है न्यूमेरिकल्स में, वो आसान हो जाए, इसलिए 10 लेते हैं। वैसे हम जब भी अपनी तरफ से इसको लेंगे, अगर क्वेश्चन में इसका मान नहीं दिया हुआ है तो हम 9.8 लेकर इस क्वेश्चन को हल करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जी का मान 10 है तो आप उस क्वेश्चन को 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के अनुसार ही करें। जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आएगी तो इसका मान प्लस का हो जाएगा, और जब वस्तु नीचे से ऊपर फेंकी जाती है तो उसका वेग धीरे धीरे घट जाता है और एक निश्चित ऊंचाई पर जाने के पश्चात वो वस्तु रुकती है। तो उस अवस्था में ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण ऋणात्मक होता है। आगे जब न्यूमेरिकल करेंगे तब भी हम आपको इसके बारे में एक बार इस प्रकार की जानकारी जरूर देंगे। तो आज की वीडियो में हमने आपको त्वरण के बारे में बताया। त्वरण किसे कहते हैं, उसका मात्रक क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं, उसका मान कितना होता है, उसका मात्रक क्या होता है। एक समान त्वरण और एक समान चाल में अंतर आप लोगों से पूछा। मंदन को ध्यान रखना, मंदन वही होता है जब गति घट रही हो, जब चाल घट रही हो, वस्तु का वेग घटने पर। या हम एक प्रकार से और कह सकते हैं कि ऋणात्मक त्वरण को ही मंदन कहा जाता है, ऋणात्मक त्वरण को, क्योंकि इसका मान प्लस का है और मंदन का मान माइनस का है। तो एक प्रकार से कहा जा सकता है कि यह मंदन ऋणात्मक त्वरण के बराबर होता है। अब अगर हम इसी बात को, त्वरण और मंदन को गुरुत्वीय गति के लिए अंतर्गत लें, ऊपर से नीचे की गति के अनुसार लें, तो जो मान ऊपर की ओर माइनस का है, माइनस का जी हमारा 9.8 होता है माइनस का, तो इसके अनुसार ऊपर से नीचे की ओर मान प्लस का होगा, प्लस 9.8। तो एक बात कही जा सकती है कि त्वरण और मंदन के केवल चिन्ह अलग होते हैं, मान सदैव समान लिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप इनके आधार को तैयार कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम इस चैप्टर का शेष भाग लेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।